नमस्कार। देश का सबसे पुराना न्यूज चैनल जी न्यूज, देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल जी न्यूज, उसी जी न्यूज पर बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौरसिया। आज की बहस फुल चुनावी है, जिसमें स्लोगन है, संकल्प है, मीटिंग है, कमेटियां हैं, सारे सियासी दांव पेच हैं और इसी के साथ एक बेचैनी भी है कि 24 के चुनाव जल्दी तो नहीं होने वाले। एक देश एक चुनाव का फॉर्मूला इसी चुनाव से तो लागू नहीं होने वाला। अगर हो गया तो कौन बाजी मारेगा? सबसे पहले विपक्ष की खबर देते हैं। मुंबई में इंडिया अलायंस की तीसरी बैठक भी खत्म हो गई। 28 पार्टियां शामिल हुई, 13 सदस्यों की कोऑर्डिनेशन कमेटी बन गई। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, ये नारा भी लॉक हो गया। संयोजक का फैसला फिर टल गया, लेकिन 3 संकल्प जरूर पास हुए हैं। पहला, लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ेंगे। दूसरा, सीट बंटवारे का मैटर जल्द सुलझाएंगे। तीसरा, देश भर में साझा रैलियां करेंगे। हालांकि इस संकल्प की जो हार्ड कॉपी खुद इंडिया अलायंस ने दी है, उसमें कई इफ्स एंड बट्स लगा रखे हैं, कई सारी कंडीशन लगा रखी है, लेकिन फिर भी उनका दावा है कि वो चुनाव के लिए तैयार हैं। लेकिन दूसरा सीन इसके उलट है। इंडिया अलायंस चुनाव के लिए तैयार है, तो इंडिया को जितना स्पेस मिला उतना ही क्या एनडीए भी अपने लिए चाहता है? तमाम सवालों पर बात करेंगे। के शर्मा बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ हैं, प्रदीप भाटी जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ हैं, किशोर तिवारी जी शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता मेरे साथ हैं, धीरेन्द्र कुमार जी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के प्रवक्ता हैं, दीपक झा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो भी मेरे साथ हैं। मैं चाहता हूं जरा मुझे वो 2 पेपर्स लाके दे दिए जाए जो INDIA यानी इंडिया का आज का गठबंधन है वो लाकर दे दिए जाए। और मैं सबसे पहले यहीं से शुरुआत करता हूं कि के शर्मा जी, अब तो भाई विदाई शूट भी हो रहा है, फोटो शूट। के शर्मा जी, क्या खबर है आपका? कुछ शेयर तो कीजिए देश के साथ। देखिए, मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं दीपक जी, कि संसद के एजेंडे के संदर्भ में आज सुबह संसदीय मंत्री जी का विधिवत बयान आया है और उन्होंने स्पष्ट भी किया है कि 2-3 दिन में एजेंडा तय होंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि संसद की एक प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया के अंतर्गत एजेंडा जो है कैबिनेट और इस सब लेवल से पारित होता है और वो विषय बनता है और फिर वहाँ की एक सिस्टम है संसद का, उसके अनुसार ही तय होते हैं। तो उस पर कयास बहुत सारे मीडिया लगाए जा सकते हैं। मीडिया भी अपने हिसाब से, थोड़ा इको हो रहा है, ठीक करा दीजिए। मैं करवा देता हूँ, इको ठीक करा दीजिए भाई। हाँ, तो मीडिया का विश्लेषण करने का अधिकार है, बिल्कुल करना चाहिए, लोगों को कयास लगाना भी चाहिए और सब चीज़ हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज जो कल मैंने एक प्रश्न किया था दीपक जी, आज मैं पुनः उस पर आता हूँ। जो एक घमंडिया गठबंधन का जो अभी बैठक आपने देखा, और कल भी मैंने पूछा था कि 3 बार जून से लेके अभी तक लगातार 3 बार इनकी बैठकें हो चुकी, 4 महीने लगभग 3 महीने के समय हो गए। पिछले सितंबर से कवायद चल रही थी। आखिर इस बैठक से निकला क्या? ये 3 बार चाय कॉफ़ी पी के और हुआ क्या? एक चीज़ हुआ, आज कोऑर्डिनेशन कमेटी एक बना दी गई और उसमें उतने नाम आ गए, लेकिन जो सुबह जो 2 दिन से इनके नेता ही बयान दे रहे थे, देखिए कन्फ्यूजन की स्थिति क्या है। हमने पूछा लोगो, आज इन्होंने घोषणा की थी कि 10:30 बजे लोगो जारी करेंगे, बाद में खबर आई कि नहीं साहब उस पर कोई फैसला नहीं हुआ, उस पर नहीं करेंगे। संयोजक की घोषणा करेंगे, नहीं हुआ। ये क्या कर रहे हैं? हम इस बात को लेकर बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि साहब आप इतने बेचैन क्यों हैं? ये यही कहते हैं। हम कहते हैं हम बेचैन नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि सत्ता पे यदि जहां चुनाव होते हैं, इंडिया गठबंधन के लोग कह रहे हैं बीजेपी डर गई है क्योंकि 60% वोट तो हमारे पास है। सीधा सवाल है मेरा आपसे, क्या बीजेपी डर गई है इस इंडिया अलायंस से? के शर्मा जी, नहीं, मुझे आश्चर्य है कि इस तरह का जो आकलन करते हैं, मैं उनकी मूर्खता पर हंसी सकता हूँ और क्या कह सकता हूँ कि कोई ये कहे कि हम जो है व्यक्ति मिल गए हैं तो सारे वोट मिल जाएंगे और 60% हमारी तरफ हैं। तो ऐसे तो स्थिति आज तक मैंने कोई चुनाव नहीं देखा, और यदि ये हालात होते तो उत्तर प्रदेश का चुनाव का आप देख सकते हैं, बबुआ और भतीजा साथ में मिलके लड़े और दोनों का मिलाते तो हमसे बहुत आगे थे। हुआ क्या? यही कांग्रेस और इनका अलायंस देख लीजिए, सपा का, तब भी आपने हालात देखे वहाँ पर क्या हुआ। तो ऐसा नहीं होता है, ये फिजिकली जो है संभव नहीं होता। दीपक जी, आप तो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। लेकिन आज एक बात कहूँगा कि मैंने अभी जो अभी इनके बहुत लंबे मैंने अभी वो भी देखा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, यदि मैं खड़गे साहब की बात करूं या अन्य नेताओं की, तो ले दे के केवल मोदी जी के प्रति नफरत की भावना जो है वो उभर कर आई। और यही नहीं, एक बात कह के समाप्त करता हूं महात्मा, कि मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ राहुल गांधी के भाषण पर। राहुल गांधी जी ने देश की विश्वसनीयता का प्रश्न उठाया कि G20 की बैठक हो रही है, देश की विश्वसनीयता का प्रश्न है। अरे जनाब, मैं कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी अपनी विश्वसनीयता तो पहले देख लें।
वो व्यक्ति जो सार्वजनिक रूप से सुप्रीम कोर्ट से माफी मांग चुका है, उसकी क्या विश्वसनीयता है? जिस व्यक्ति को अपशब्द कहने पर 2 साल की सजा हुई है, उसकी क्या विश्वसनीयता है? जो व्यक्ति भ्रष्टाचार के मामले में जेल से बेल में, वो देश की विश्वसनीयता की बात कर रहा है। मुझे आश्चर्य होता है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं दीपक जानी, जवाब दीजिए। बड़ा सीधा सवाल है। वो राहुल गांधी जी एनडीए की विश्वसनीयता पर संदेह उठा रहे हैं, वो खुद राहुल गांधी की विश्वसनीयता पर संदेह उठा रहे हैं। दीपक जानी क्या कहेंगे, कैसे काउंटर करेंगे के शर्मा जी को? दीपक जी, सबसे पहले देश को नमस्कार, इंडिया को नमस्कार। बात यह है कि के शर्मा जी शायद अनपढ़ पार्टी के अनपढ़ प्रवक्ताओं में से आते हैं। इनको पता नहीं है व्यक्तिगत टिप्पणी बंद कराइए, बदतमीज आदमी को, ये बदतमीज को बंद कराइए। पहले व्यक्तिगत नहीं है, ये बदतमीज आदमी है। व्यक्तिगत टिप्पणी कुछ नहीं होता है। इनको व्यक्तिगत क्या होता है? चुप कराइए, पता चल जाता है जब करंट लगता है। अनपढ़ पार्टी के लोगों को समझना पड़ेगा कि जब मामला कोर्ट में चल रहा हो तो उस पर टिप्पणी नहीं करते। इनको चुप कराइए दीपक जी, तब मैं बात करूंगा अपनी। नहीं, क्या बात करोगे तुम? दीपक जी, मैं बात करूंगा, तमीज है बात करने की, डिबेट करने की। आप व्यक्तिगत दोनों राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय पढ़े लिखे हो तुम? कितने पढ़े लिखे हो तुम? अरे शर्मा जी, यहाँ पर बैठ के बात कर रहे हैं। मिर्ची क्यों लग रही है आपको? मिर्ची नहीं, बदतमीजी क्यों लग रही भाई? तुमने बदतमीजी किया। तुम्हारी हैसियत है, आपको पता है कि नहीं पता है? आपको पता है मामला कोर्ट में चल रहा है। राहुल गांधी को कमेंट करने वाले कौन होते हैं? आप हैं कौन? आप हैं कौन? आपकी हिम्मत कैसे हुई? राहुल गांधी सजा चल रहा है और राहुल गांधी को सजा हुई है नहीं? सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी को सजा हुई है नहीं? चुप करो बदतमीज, बताओ। बदतमीज माफी मांगा है कि नहीं राहुल गांधी? राहुल गांधी ने माफी मांगा है कि नहीं? व्यक्तिगत कमेंट नहीं, वरना मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। राहुल गांधी ने माफी मांगा है नहीं? मैं बताओ पहले। राहुल गांधी ने माफी मांगा है कि नहीं? पहले जवाब दो। यहाँ पर चल रहा है मामला, माफी मांगा है कि नहीं? चल रहा है मामला। दीपक जी, राहुल गांधी ने माफी मांगा है कि नहीं? इंसान को बताइए कि मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इसका जवाब दो। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो चुकी है। ऐसे मूर्खों को पता ही नहीं है। अरे ऐसे मूर्ख को जब पता ही नहीं है, प्लीज भाई, आप भी व्यक्तिगत राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो चुकी है। व्यक्तिगत ना हो, अपनी अपनी बात कहिए भाई। वो जो कह रहे हैं उसमें भी एक सत्यता है। दीपक जी, करबद्ध निवेदन है आपसे। ठीक है, बोलिए। दीपक जी, मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूं कि शायद मुझे बोलने का मौका दिया जाएगा। शायद जिनको पता नहीं है कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो चुकी है, राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दिया है। अभी देखिए क्या किस तरीके से बदतमीजी। अरे ऐसे मूर्खों को भाजपा ने प्रवक्ता मैंने कहा कि भाजपा के दिन बुरे आ चुके हैं। ऐसे मूर्ख अगर भाजपा में रहेंगे, आप दोनों से करबद्ध निवेदन है कि थोड़ा सा संयम। मैं आगे बढ़ जाता हूं, थोड़ा आप ठंडा हो जाइए। के शर्मा जी, आप भी, दीपक जी आप भी। मैं सीधे किशोर तिवारी जी के पास जाता हूं, वो हाथ उठा रहे हैं। किशोर तिवारी जी, क्या कहेंगे आप? क्या नेताओं में, आप तो वरिष्ठ हैं, आप बताइए, नेताओं में क्या सहनशीलता की कमी है? नहीं, अब मुझे हुए शब्दों से भी पूरी बात हो सकती, प्यार से लपेट के भी बोला जा सकता, तो अनपढ़ मूर्ख ना बोले तो अच्छा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि के शर्मा जी का जो अहंकार बता रहा था, तो केवल राहुल जी ने यही कहा कि हम लोग 7% इंडिया के वोटों को रिप्रेजेंट करते हैं और मोदी जी की जो पार्टी या एनडीए है उसके कुछ 36% वोट है। तो अभी कैसा है कि इंडिया अलायंस के बारे में दीपक जी बहुत कुछ बोला गया कि टूट जाएगा, ये हो गया, ये नाराज हो गया, वो नाराज हो गया। अब डिस्कशन तो हो रहे, टिकटों के बंटवारे पे डिस्कशन हो रहे, एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम पे डिस्कशन हुआ। उन्होंने अभी एक मिनट किशोर तिवारी जी बोलते रहिए, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं आपके रिजोल्यूशन को, बताऊंगा मैं कितना सॉलिड आपका है। मैं पढ़ता हूं इसको, सुनिएगा, एक मिनट सुनिएगा, आप सभी सुनिएगा। We the INDIA India parties hereby resolve to contest the forthcoming Lok Sabha elections together as far as possible। मतलब टुगेदर लड़ेंगे, उसमें भी आपको खुद को संदेह है। आपके रेजोल्यूशन में लिखा गया है कि हम जो ये है जितना संभव हो सका उतना साथ में लड़ेंगे, ठीक है। अब सीट शेयरिंग कैसे होगी सुनिएगा। सीट शेयरिंग अरेंजमेंट्स इन डिफरेंट स्टेट्स विल बी इनिशिएटेड इमीडिएटली, ठीक है, बहुत अच्छी बात है।
and concluded at the earliest in corroborative spirit of give and take. गिव एंड टेक करेंगे आप, मतलब आप राजनीतिक लेन देन करेंगे। मोहब्बत की दुकान में ये कौन सा सामान है मेरे भाई, बताइए ना जरा। गिव एंड टेक करेंगे पॉलिटिकल पार्टियों के बीच, अरे कुछ देंगे कुछ लेंगे। अरे भाई एक अच्छे स्पिरिट में बात की, 28 पार्टियां हैं और सर ऐसा रिजोल्यूशन तो नहीं लिखते ना, कुछ ढंग का लिख देते, कोई अच्छा रिजोल्यूशन लिखने वाला मंगवा लेते आप। अरे भाई ये रिजोल्यूशन है, ये रिजोल्यूशन है, आएगा इंडिया का, जुड़ेगा भारत और आएगा इंडिया। देखिए अभी कैसा होता है। मैं अभी बताता हूं कि टिकटों के शेयर के अंदर राष्ट्रीय पार्टियों को रीजनल पार्टी की स्पेस देना पड़ेगा, मतलब गिव एंड टेक होगा, सौदेबाजी होगी दुकान में, क्योंकि दुकान है तो दुकान बिना सौदे की चल ही नहीं सकती। दीपक जी आप चिंता मत करना, 416 सीट पे 1-to-1 कॉन्टेस्ट होने को जा रहा है और साउथर्न स्टेट भी आके मिल रहे हैं। अभी 28 है, कल 36 हो जाएंगे। मैं अभी बता रहा हूं ना आपको कि एक बार कमिटमेंट हो जाता है तो उससे दूर जाना बहुत मुश्किल होता है। पहले तो आप कहते थे कि आएंगे नहीं, 28 कहां से आएंगे, क्या होगा, अब सब हो रहा है। एक एक शेप लेना पड़ेगा, अपनी अपनी पार्टियों के कार्यकर्ताओं को संभाल कर। लेन देन में आप कोई बुराई नहीं मानते, लेन देन होना चाहिए। अरे गिव एंड टेक अगर नहीं होता है तो यही हो जाएगा नॉन कम्युनिकेबल। मोदी जी फुटे आग से किसी विपक्ष को जुआते नहीं और विपक्ष से उनका कोई वार्तालाप नहीं है। ठीक है, सीधे धीरेन जी से एक रिएक्शन लेता हूं, फिर के शर्मा जी और दीपक झा पर वापस जाऊंगा। मैं सोचता हूं मेरे दोनों भाइयों का जो गुस्सा है थोड़ा शांत हो गया है। धीरेन कुमार जी, इस गिव एंड टेक के बारे में आप क्या कहेंगे, लेंगे और देंगे? नहीं, इसी के लिए ये गठबंधन बना है। यह कोई कई बात है तो रेजोल्यूशन जो हुआ है वो इनके विचारों से हुआ है। पूरे बैठक का लबो लुभाव 2 लाइन में लालू प्रसाद जी ने कर दी है। दीपक जी आप भी सुने हैं, किसी को राहुल गांधी के नाम को इशारे से उन्होंने आगे बढ़ा दिया और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, अब वो लौट के फिर वही आएंगे जो बेंगलोर में घटी, वही घटना फिर घट गई मुंबई में। वो गाना याद है ना आपको, हम है राही प्यार की, दिल्ली से गई पटना, पटना से गई मुंबई, फिर भी न मिला सजना। बेचारे ये यहाँ से गए दिल्ली, दिल्ली से गए बेंगलुरु, बेंगलुरु से गए मुंबई, मुंबई से फिर आए पटना, फिर भी न मिला सजना। अरे कलकत्ता भूल जाते भाई आप तो अरे ठीक है, हाँ नहीं ठीक है, उसी में हो गया। लेकिन हम तो गाने पर दस्तक किए थे, तो हमारे नीतीश कुमार जी आज वही ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं दीपक जी। और अब ये रेजोल्यूशन जो है ना वो अब रेवोल्यूशन होगा। नीतीश कुमार जी चुपचाप आए हैं वहां से, शायद अभी हवाई जहाज में होंगे। उतरने के बाद एक नया सुर इंडिया का देखने को मिलेगा, जो मैंने बोला था पहले भी कि आई डाउट, एन डाउट, डी डाउट, अब वो डाउट और गहरा होने वाला है और यहीं से बिखराव की शुरुआत आज हो रही है। ठीक है, मैं अब इसका हिंदी भी पढ़ देता हूं, मैं हिंदी भी पढ़ देता हूं इस रेजोल्यूशन का। मैं चाहता हूं कि हमारे मेरे भाई दीपक झा इसका जवाब दे। दीपक झा जी देखिए, आपका रेजोल्यूशन क्या कह रहा है। आप इंडिया इंक्लूसिव अलायंस आपने बनाया, ऑल इंडिया इंक्लूसिव अलायंस। अब रिजोल्यूशन इसका क्या कहता है, जरा सभी पैनलिस्ट को दिखाइए। हम इंडिया के सभी दल जहां तक संभव हो सके, ये लिख रहे हैं रेजोल्यूशन में, जहां तक संभव हो चुके आगामी लोकसभा चुनाव एक साथ मिलकर लड़ेंगे। ये जहां तक संभव हो सके क्यों लिखा गया रिजोल्यूशन के अंदर, ये तो बताइए मुझे दीपक भाई। देखिए दीपक जी, सबसे पहले मैं आपको बात एक बोलता हूं, जिनके किरदार पे शैतान भी शर्मिंदा है, वो आए हैं यहाँ करने नसीहत हमको। तो भाजपा का नसीहत तो नहीं चाहिए हमको इंडिया को। मेरा संकल्प है, इंडिया का संकल्प है कि इंडिया को आगे ले जाना है। इंडिया के लोग जिसको चाहेंगे वही प्राइम मिनिस्टर बनेगा, ये तो बात बिल्कुल स्पष्ट है। और जहां तक संभव है बहुत स्पष्ट है, यहाँ कोई तानाशाही तो नहीं है, हमारी एक दूसरे के साथ वैमनस्यता तो नहीं है। सदचिंतन, सदविचार, सदवाक्य के साथ, सदविचार और सदविमर्श के साथ जो आएगा
वो होगा जहां तक संभव होगा हम एक दूसरे का साथ लेके चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये हुआ इसका मतलब। हम मोदी जी की तरह तानाशाह तो नहीं है जिसका मर्जी टिकट काटते, जिस पर पार्टी को हम ईडी और सीबीआई भेजते। बात मुद्दों की है। यहां पे भाजपा प्रवक्ता बैठ के कह रहे थे मोदी जी से नफरत। अरे भाई, मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमें भी उनसे उतना ही प्यार है जितना आपको अपने प्रधानमंत्री से। प्रधानमंत्री से बहुत मोहब्बत है इस देश को, पूरा देश मोहब्बत किया था 2014 में, तभी मोदी जी को वोट किया था कि मोदी जी अच्छे दिन आएंगे, मोदी जी अब बचाएंगे महंगाई की मार से, मोदी जी बहुत हुई महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, ये सारे नारे लगे थे। लेकिन दीपक जी, आपने भी देखा कि संसद भवन के बाहर देश की लड़कियां जिन्होंने मेडल जीते थे उनका बलात्कार करने वाला आरोपी संसद भवन की शोभा बढ़ा रहा था। तो इसलिए अब इंडिया पूछता है मोदी जी क्या हुआ आपके वादों का? वो इंडिया मोदी जी से लड़ेगा, वो इंडिया मोदी जी की नीति से लड़ेगा, वो इंडिया मोदी जी की नीयत से लड़ेगा, मोदी जी से नहीं लड़ेगा। हमें मोदी जी की नीति और मोदी जी की नीयत से लड़ना है। इसलिए इंडिया ने संकल्प लिया है, इंडिया को आगे ले जाना है दीपक जी। और बात ये हुई कि 28 दल हमारे साथ आ चुके हैं। आप एक दल बताइए जो मोदी जी के साथ है, नेशनल डिजास्टर अलायंस जो भी है, एनडीए का मतलब हुआ नेशनल डिजास्टर अलायंस। कितने दलों के यहां सीबीआई गई, कितने दलों के यहां ईडी गई, कितनों के दलों के यहां पे छापे पड़े। पूरे देश ने देखा किस तरीके से सरकार ने साजिश रची। पिछले 9.5 सालों में सरकार ने कैसे बचाए रखे उस पर इन्होंने काम किया दीपक जी। तो आज आप ये बताइए, अगर इंडिया उठ खड़ा हुआ है, इंडिया एकजुट है, हम तो कहते हैं हम तो डिग्री नहीं मांगेंगे आपसे भैया, आप मत दिखाइए डिग्री, लेकिन देश का नेता कहती है जनता पढ़ा लिखा होना चाहिए। अगर पढ़ा लिखा होता देश की जनता तो 30 लाख करोड़ रुपए जो आपके ईंधन टैक्स से वसूले गए हैं वो नहीं वसूले गए होते, जनता के अच्छे दिन आए होते। 185% जो अपने घरेलू गैसों की कीमत बढ़ा दी है, वो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता, इस देश का प्राइम मिनिस्टर होता, तो शायद इस देश की जनता राहत से चैन ले चुकी होती, चैन की सांस ले रही होती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर भी हम नहीं कहेंगे कि देश का प्रधानमंत्री या कोई भी व्यक्ति पढ़ा लिखा हो। संविधान आपको इजाजत देता है कि कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, अनपढ़ भी बन सकता है, बहुत सम्मान के साथ कहूंगा अनपढ़ व्यक्ति भी बन सकता है, लेकिन जनता का दर्द कौन समझेगा? अच्छा दीपक जी, एक सवाल पूछो, नाराज मत होइएगा। गांधी की बात करते हैं, एक सवाल पूछो। आपने बड़ी पढ़ी लिखाई की बात की, आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव जी कितने पढ़े हुए हैं जरा बताइए मुझे जी। राबड़ी देवी जी आपके अलायंस थी हैं, कितनी पढ़ी हुई थी ये बता दीजिए मुझे। दीपक जी, एक बात मैंने कही थी कि संविधान हमको इजाजत देता है कि बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और तो इसको मुद्दा ही क्यों बनाना भाई? लेकिन जनता के दर्द को समझने वाला होना चाहिए, जनता के दर्द को समझने वाला होना चाहिए। हम तो नहीं लड़ी जा सकती ना सदा आपका दिखाते हैं कभी जी हेड कर रहे हैं दीपक जी आप लोग ना। दूसरी बात दीपक जी मैं कहूंगा, हो गया दीपक जी, आपने बड़ी लंबी बात कही। मैं के शर्मा जी के पास जाऊंगा, बड़ी लंबी बात कही आपने, मैं के शर्मा जी के पास जाऊंगा, उनको भी न्याय देना है। प्रदीप भाटी जी के पास मैं एक बार भी नहीं गया। के शर्मा जी मुझे बताइए क्या जवाब है दीपक झा जी के आरोपों पर? देखिए मैं वो कह रहे देश बर्बाद कर दिया साहब, कुछ बचा ही नहीं 9 साल में, देश में खत्म है देश। देखिए देश तो विकास किया है, लेकिन हमने कांग्रेस को जरूर बर्बाद कर दिया है, इसमें कोई दो मत नहीं। और कांग्रेस को बर्बाद करने में बड़ी भूमिका उनके नेता की है, राहुल गांधी की, कि जब से वो आए हैं कांग्रेस रसातल में ही जाती गई है। और अब जो है कब्र जो है जिसको कहते हैं राजनीतिक कब्र में नाव में अंतिम कील ठुकने वाली है, तो वो तो अपने कर्मों से जा रहे हैं, हमें उसमें कुछ नहीं करना। लेकिन मैं इतना केवल कहता हूं कि अभी अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि जनता जिसको चाहेगी उसको बनाएगी। अरे तो जनता ने चाहा तो 2014 में चाहा, 2014 में चाहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश आगे बढ़े, इसलिए जन समर्थन दिया। फिर वो कह रहे थे कि इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद 5 साल बाद फिर चुनाव हुआ 2019, और 2019 में भी इस देश की जनता ने चाहा कि नरेंद्र मोदी जी ही इस देश का नेतृत्व करें, प्रधानमंत्री बने। इसलिए 282 सीट जो 2014 में आया था उससे बढ़ा के भारतीय जनता पार्टी को ही केवल 303 सीट दिया। गठबंधन की तो बात छोड़िए, हो तो 350 तक चले गए। तो यह देश की जनता ने दीपक जी चाहा है, और देश की जनता ने 2014 के बाद 2019 को भी हमें मैंडेट दिया।
और यही नहीं, लगातार विभिन्न राज्यों में हमारी सरकार को रिपीट किया है। तो ये देश की जनता ही चाहती है, देश की जनता के आशीर्वाद से हम बने हैं, और किसी का देश की जनता का ही आशीर्वाद चाहिए, ये तो विपक्षी है। इनको तो काम क्या है, इनको जनता ने जो है विपक्ष का भूमिका दिया तो वो भी नहीं निभा पाए। सदा हर दिन देखिए सदन से जो है सदन छोड़ के भाग खड़े होते हैं, ये आवाज जो है जवाब भी नहीं सुनना चाहते। तो ये तो भगोड़े विपक्षी हैं। ये जनता का सामना क्या करें, पूछ लीजिए कितनी जनता का सामना करने की आज इनकी जो है कितने राज्यों में सरकार बीच में क्यों पटक कर रहा है भैया, मैंने नहीं बोला था। दीपक जी क्या है, कंक्लूड करिए के शर्मा जी। मैं सीधे प्रदीप भाटी जी के पास जाऊंगा। तो किशोर तिवारी जी, प्रदीप भाटी हमारे यंग स्पोर्ट्स पर्सन है, बोलिए दीजिए। इंडिया एलायंस का मामला है, आपको गिव एंड टेक करना पड़ेगा, आप समझिए मेरी बात को। नहीं, और मैं दूसरी चीज एक बात कहकर समाप्त करता हूँ, मैं एक बात कहकर समाप्त करता हूँ। एक नारा मैंने इसमें सुना, कोई सुन नहीं रहा आज बोला गया इसमें, जुड़ेगा भारत, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। दीपक जी, जब इस भारत को जुड़ने का मौका आया, जिस समय धारा 370 को हटाकर जम्मू कश्मीर को भारत का पूरा अंग बनाने की बात आई, तो ये सारे विपक्षी बैठ के जो है उसका विरोध कर रहे थे। ये कांग्रेस कह रही थी कि हमारे सर के ऊपर एटम बम फोड़ दिया गया, धारा 370 यदि हट जाएगा तो खून की नदियां बहेंगी। ये नारे लगाने वाले लोग यहां बैठे हैं, या अब ये नारा दे रहे हैं कि जुड़ेगा भारत। जब जुड़ेगा भारत के अवसर आया, जब हाथ से हाथ मिलाना था, जब देश को मजबूत करने की बात थी, तो ये सब जो है लोग भड़का रहे थे, और सब के सब इस देश के अंदर एक तरह की गलतफहमी और लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे, और जम्मू कश्मीर के लोगों को भड़काने में लगे हुए थे। ये राहुल गांधी ने क्या बयान दिया था मुझे कहने की जरूरत नहीं है, पूरा देश जानता है उस समय। तो ये लोग आज बात कर रहे हैं कि भारत जुड़ेगा, ये भारत जोड़ेंगे, नफरत की दुकान लेके घूम रहे हैं और जगह जगह जो है नफरत फैला रहे हैं, और आज कहते हैं कि हम जो है नफरत की मोहब्बत की दुकान लेके घूमे। अरे मोहब्बत की कोई दुकान होती है क्या? इतने मतलब ऐसी सोच, नफरत कोई दुकान मोहब्बत की दुकान में बिकती है। लेकिन जब मौका आता है कि आपको जो है मोहब्बत करानी है, उस समय आपको दिखता है, उस समय आप जो है देश को तोड़ने के लिए जो चाहते हैं वो बोलते हैं, खून की नदियां बहाते हैं, झंडे नहीं वहां उठेगा जम्मू कश्मीर में, कोई भारत का झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा, उसके साथ खड़े होते हैं आप लोग। तो आप जाके देश के अंदर जो है सौहार्दता की बात कर रहे हैं। भारत माता का कत्ल हो गया, भारत माता का कत्ल हो गया, ये आपकी शब्दावली होती है, ये आपके सोच और भाव है कि भारत माता का कत्ल हो गया। दीपक जी ये स्थिति है। तो इनसे क्या अपेक्षा करेगी देश की जनता? अच्छे से जानती है कि ये सब अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने की अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये जो 26-27 भ्रष्टाचारियों का, ये जो 26-27 भ्रष्टाचारियों जो मिले हैं, इन नाम बदल ले, इनका डीएनए नहीं बदलने वाला। ये नाम कुछ भी यूपीए से लेके घमंडिया रख ले, लेकिन इनका डीएनए भ्रष्टाचार का है। ठीक है, मैं सीधे प्रदीप जी के पास चलता हूँ। प्रदीप जी, आपने क्या नारा दिया? जुड़ेगा भारत तो जीतेगा इंडिया, यही है ना आपका नारा? दे दीजिए इनके आरोपों को जवाब देने के लिए। दीपक झा जी, अपने साथी को भी बोलने दीजिए। सर, इंडिया अलायंस है, आपको गिव एंड टेक की राजनीति करनी है, थोड़ा उनको भी मौका दीजिए ना। प्रदीप भाटी जी एक बार भी नहीं बोले, प्लीज गिव एंड टेक। सर, आज से ही शुरू करिए। प्रदीप भाटी जी, बताइए मुझे, क्या भारत जुड़ा हुआ नहीं है? जुड़ेगा भारत तो जीतेगा इंडिया, क्या भारत जुड़ा हुआ नहीं है? धन्यवाद दीपक जी, और आप सबको नमस्कार। जिस भाषा का प्रयोग यहाँ पे बीजेपी दर्शा रही है, मुझे ऐसा लगता है कि ये खिस्यानी ज़ुबान हार की हताशा भाजपा की दिखा रही है, और धीरे धीरे समय जैसे जैसे बढ़ेगा इनकी बदजुबानी और ज़्यादा बढ़ेगी। भारत निश्चित रूप से जुड़ा हुआ है, और कोई भी व्यक्ति ये नारा ही क्यों भाई, जुड़ेगा भारत तो जीतेगा इंडिया, ये नारा ही क्यों? और प्रयास किया। देखिए, सुनिए ना, बात पूरी हो जाती है दीपक जी। जब नारा दिया गया है, क्योंकि जो भाजपा की नीति रही है, विभाजनकारी नीति रही है, उस विभाजनकारी नीति से जो देश को बरगलाया जा रहा है, उस तरह का जो छद्म राष्ट्रवाद जो परोसा जा रहा है देश को, उन लोगों के सामने ये बात भी जग जाहिर होनी चाहिए कि देश में किस तरह का माहौल चल रहा है, किस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करना चाह रही है।
इस तरह की चीज़ें जो इस्तेमाल हो रही हैं, जिस तरह से भाजपा एक मोनोपोली बना के डिक्टेटरशिप देश में लाना चाहती है, हम उसका विरोध करते हैं। इसीलिए एक गठबंधन के रूप में हम सामने आए हैं। क्या भाजपा का अपना कोई गठबंधन नहीं है? भाजपा भी तो एक गठबंधन को लेकर चल रही है। वो अलग बात है कि जिसमें से 22 से 26 दलों का आज तक चुनाव भी नहीं लड़ा है। वहीं पे इंडिया गठबंधन इतना मजबूत है कि उसके मात्र 4 दल ऐसे हैं जिनका कोई प्रतिनिधित्व असेंबली में या पार्लियामेंट में नहीं है। बाकी सबकी बहुत ज़मीनी पकड़ है और बहुत बड़ा वोट शेयर है। तो दोनों का कंपैरिजन करना बहुत ही मुश्किल होगा और बहुत ही गलत होगा। तीसरी बात, जिस तरह से हम लोग रोजगार की बात कुछ भारतीय जनता पार्टी छुपाना चाहती है, भ्रष्टाचार को छुपाना चाहती है, 100 दिन में काला धन भारतीय जनता पार्टी शायद लेके ही आ गई होगी। उसके विपरीत 30,000 करोड़ का काला धन एक साल में जमा हो जाता है स्विस बैंक में। उसके विपरीत हमने कल और परसों ही रिपोर्ट्स देखी विदेशी अखबारों में किस तरह से भारत में विदेशी धन गया और उसको कैसे वापस लाया जा रहा है। उसकी बौखलाहट में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो या भारतीय जनता पार्टी हो, वो ऐसी बदजुबानी करेंगे ताकि मेन मुद्दों से उसका ध्यान लोगों का हटाया जा सके। लेकिन इंडिया गठबंधन इसको सुनिश्चित करेगा और बड़ी दृढ़ता से अग्रसर हैं हम अपने गोल की तरफ और हम इसको अचीव करेंगे। उसके साथ साथ दीपक जी, इसको किसी तौर पे कम नहीं हाँकना चाहिए। आज भी सर मैं कम हाँकने वाला कौन होता हूँ सर? मैं क्यों कम हाँकूंगा? मात्र 33%। मैं तो बोल रहा हूँ बढ़िया लड़िए, बढ़िया जीती है सर। आप दोनों अच्छे नहीं लड़ेंगे, ये पावरफुल हो जाएंगे तो हमारी दुकान कैसे चलेगी? मैं भारतीय जनता पार्टी दुकान बंद करनी पड़ेगी फिर। आप समझिए मेरी बात को। देखिए, आपको तो और मजबूती से लड़ना होगा। शोरूम की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी दुकान और शोरूम की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मोहब्बत की दुकान राहुल जी ने खोली हुई है प्रतिभा पार्टी जी। अरे मोहब्बत की दुकान मैंने नहीं खोली है, राहुल जी ने खोली हुई है भाई। मोहब्बत की दुकान, भारत जोड़ो यात्रा में यही सबसे बड़ा नारा था उनका कि नफरत के खिलाफ मोहब्बत की दुकान खोल ली है मैंने। इसीलिए मैं दुकान की बात कर रहा हूँ। तो इसीलिए ओवैसी साहब ने बोला था ना, एक चौकीदार है दूसरा दुकानदार। हम गरीबों की, किसानों की झोपड़ियों की चिंता है हमें। शोरूम और दुकानें भारतीय जनता पार्टी भी खोल सकती है और वो दुकान मैं तो कह रहा हूँ राहुल जी ने खोली है भाई। अरे दीपक जी बताइए, राहुल जी ने खोली है मोहब्बत की दुकान की नहीं खोली है? दीपक खोली है कि नहीं खोली है? दीपक जी बताइए। हाँ या ना? एक बात पूरी हो जाने दी दीपक जी, एक बात पूरी हो जाने दीपक जी देखिए, आपने नूह में देखा था किस तरीके से दंगे प्रसाद हुए। आपने देखिए मणिपुर में मोहब्बत की दुकान तो चाहिए कि नहीं चाहिए? मणिपुर में अरे आपके लाइंस पार्टनर कह रहे हैं हमको दुकान मॉल से कोई मतलब नहीं है, हमको झोपड़ी से मतलब है। आपके सहयोगी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं, देखिए यही कितना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। सहयोगी बिल्कुल कह रहे हैं कि मोहब्बत तो हर जगह चाहिए, चाहे झोपड़ी में हो चाहे दुकान में। मोहब्बत हर जगह चाहिए दीपक जी, दुकानों में मोहब्बत हर जगह चाहिए। दुकान में भी चाहिए, झोपड़ी में भी चाहिए और महल में भी चाहिए। तो हम मोहब्बत की दुकान लेके चले हुए हैं। दुकान में तो लेन देन होता है, सौदा होता है, खरीदी जाती है, चीजें बेची जाती है। ये दुकान समझ नहीं आई मेरे को दीपक भाई, समझाइए थोड़ा सा ना। ये दुकान क्या है? जी आपको भावनाओं पे जाना पड़ेगा। आपको राहुल गांधी जी की भावना पे जाना पड़ेगा कि राहुल गांधी। भाई राहुल जी की भावना में नहीं समझ पा रहा हूँ, इसलिए तो मैं चाहता हूँ आप अपनी भावना बताएं। अरे राहुल जी की भावना में नहीं समझ पा रहा हूँ, तभी तो मैं चाह रहा हूँ दीपक झा जी मुझे ज्ञान दे, प्रकाश दे, कुछ उजाला करे। जी बिल्कुल। देखिए राहुल जी चाहते हैं कि इस देश में मोहब्बत, शांति, भाईचारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ सब मिलके रहें और एक भारत गुलदस्ते की तरह रहे। ये चाहते हैं राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी नहीं चाहते कि मणिपुर हो और मोदी जी मौन हो जाए। राहुल गांधी जी नहीं चाहते हरियाणा में नूह हो और मेवात हो और मोदी जी मौन हो जाए और खट्टर जी खुलेआम अपराधियों को छोड़ देते हैं चुनाव लड़ने के लिए और दंगे फसाद करने के लिए। हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि सारे संगच्छध्वम संभजध्वम संभो मनानि जानताम, हम साथ चले, साथ आगे बढ़े और साथ रूप से विकसित हो। ये हमारे राहुल गांधी जी चाहते हैं, ये हमारा इंडिया गठबंधन चाहता है।
कि भारत का विकास तो हो, भारत एक विकसित राष्ट्र बने, पूरे दुनिया में भारत का डंका बजे। हम नहीं चाहते, हमें नहीं चाहते कि सिर्फ एक व्यक्ति का डंका बजे, व्यक्तिवाद हम नहीं चाहते। अच्छा ठीक है, के भाई को बोलने दीजिए। दीपक झा जी अपनी वाणी को थोड़ा विराम दीजिए। के शर्मा जी, दीपक जी, जो लोग कहते हैं ना मोदी जी को वोट दे दिया, मोदी जी को वोट दे दिया, इसका एक बात और बताता हूं। जान न जाए निशाचर माया, काल नेम के कारण आया। रावण भी साधु के भेष में आया था और सीता का हरण कर ले गया था। उसी प्रकार भाजपा रावण रूपी है और देश की जनता का हरण किया वोटों में अपनी भावनाओं से। तो भाजपा रावण रूपी है। दीपक झा जी, वाणी को विराम दीजिए थोड़ा सा। दीपक झा जी, ब्रेक लगाना सीखिए। दिक्कत यही है, आप लोग ना गाड़ी चलाते हैं, बढ़िया चलाते हैं, अच्छी स्पीड में चलाते हैं, ब्रेक लगाना भूल जाते हैं तो एक्सीडेंट हो जाता है। वो गाना है ना अमिताभ बच्चन का, एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा, परमानेंट हो गया। तो परमानेंट ना हो जाए एक्सीडेंट। के शर्मा जी अपनी बात कहिए। मैं मजाक कर लेता हूँ, बीच बीच में आदमी को हंसते रहना चाहिए। मैं सपा के प्रवक्ता को सुन रहा था, उनको कुछ नहीं समझ में आया। उन्हें कांग्रेस के प्रवक्ता की जो है अपशब्द नहीं सुनाई पड़े, तो कान में या तो रुई डाले हुए हैं या आंख में पट्टी भी बांधे हुए हैं। दोनों काम करके आए हैं, केवल जबान खुली हुई है। थोड़ा उनकी भी शब्दों को सुन लिए होते तो शायद वो न बोलते। खैर, सपा की नीति क्या है हमसे पूछ रहे हैं कि भाजपा की नीति। मैं सपा के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि आपकी नीति क्या है। निहत्थे राम भक्तों पर गोलियां चलवाना, ये आपकी नीति है। रामचरितमानस को फाड़ देना, जला देना और मुसलमानों का तुष्टीकरण करना, ये आपकी नीति है। यही नीति आपने अपनाई ना। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य का खंडन किया आपने, उसे बाहर निकाला? क्या आज तक देश से माफी मांगी निहत्थे कारसेवकों की हत्या के लिए? कभी नहीं मांगी। तो आपकी नीति ये रही है मुस्लिम तुष्टीकरण की। मैं जवाब देना आपने किया। अब अभी जो है आप कह रहे हैं कि प्रतिनिधित्व, दीपक जी आप प्रतिनिधित्व की बात कर, पार्लियामेंट की नहीं भैया, मुझे मैंने बीच में नहीं बोला था भैया। आपको इतनी मिर्ची क्यों लग गई भाटी साहब? मैं आऊंगा, भाटी जी उनको कह लें दीजिए अपनी बात में आऊंगा। मैंने पूरा वक्त दिया था। आप जब बोल रहे थे मैंने नहीं कुछ कहा था। के शर्मा जी जल्दी जी। तो मैं इसलिए कहता हूं कि, और दूसरी बात, अभी आप प्रतिनिधित्व की बात कर रहे थे कि 3-4 लोगों को छोड़ दें तो किसी का प्रतिनिधित्व नहीं है। आपका पार्लियामेंट में कितना प्रतिनिधित्व है? अपने गिरेबान में झांक के देखिए ना जरा। 3 सीट, 543 में 3 सीट, ये आपका प्रतिनिधित्व है। और बातें इतनी ऊंची ऊंची कर रहे हैं आप बैठकर कि पूरी 80-80 आपके नेता गा रहे हैं कि पूरा उत्तर प्रदेश हरा देंगे। साहब, आज तक अखिलेश यादव ने जिस 2 चुनाव का नेतृत्व किया है, दोनों चुनाव अखिलेश यादव हार चुके हैं। 2012 का चुनाव अखिलेश यादव के नेतृत्व में नहीं लड़ा था आपने, मुलायम सिंह के नेतृत्व में लड़ा था और पुत्र मोह के कारण से अखिलेश यादव को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। अखिलेश यादव विधानसभा का चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं अपने नेतृत्व में, सरकार में नहीं ला पा रहे। तो जरा अपने अंदर झांकिए और फिर इसके बाद विचार कीजिए कि आप क्या कहना चाहते हैं। प्रदीप भाटी जी बताइए, 3 सीटें आपके पास है, 80 सीटें बांटने की बात कर रहे हैं, 73 सीटों तक चले जाएंगे। 73 सीटें अगर इतनी आप ले आएंगे तो अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री होंगे। मैं लिख के दे देता हूं, ये 80 सीट जो ले आएगा। जी दीपक जी, हमने सुना है पत्रकार के जबान पे भी माँ सरस्वती बैठती है। आपकी इच्छा जरूर पूर्ण हो और हम सबकी इच्छा जरूर पूर्ण हो। अखिलेश यादव जी उस ओहदे के बिल्कुल डिजर्व करते हैं और पहुंचेंगे। दूसरी बात जो मैं जवाब देना चाहता हूं अपने भाई के शर्मा जी का, उन्होंने बोला उनको शायद ये नज़र नहीं आया कि भाजपा सरकार में 73 गुर्जरों को राजस्थान में जिंदा भून दिया गया, शूट एट साइट के ऑर्डर से जिंदा भून दिया। वो भी राम भक्त थे, वो भी इस देश के लाल थे, वो भी उसी हिंदू माता की कोख से पैदा हुए थे। क्या उसके लिए उन्होंने कभी क्षमा मांगी? आप बीच में मत बोलिए शर्मा जी, आप बीच में मत बोलिए। देख लिए तिल मिलाइए मत, आपकी बौखलाहट, आपकी खिस, आप बताइए इसका। सरकार के दौरान राजस्थान की सरकार ने 73 गुर्जरों को भून दिया था। 73 गुर्जरों की मौत हुई थी। आप पूरी जानकारी ले लीजिए, उसमें 73 गुर्जर मारे गए थे। किस सन में मेरे भाई प्रदीप भाटी जी? 73 गुर्जर राजस्थान में वसुंधरा सरकार के समय की बात है। आप देख लीजिए, तथ्य चेक करके रहिए और जब जवाब दीजिए ऐसे तिल मिलाइए मत। बात कर रहे हैं 73 गुर्जर
आप क्या बात कर रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं बैठ के। 73 गुजरों के शहीद हुए हैं। आप दिखाइए इसका डिफरेंस बताइए, डेट बताइए। उनके लिए माफी मांगिए इस देश से, इस देश से माफी मांगिए। आरक्षण के उसमें 73 गुजरों पर गोली चलाई गई, उसमें से 73 गुजर मरे, उसमें शहीद हुए 73 गुजर। सुनिए बात कॉपी दिखा दीजिए ना प्रतिभाटी को ही। बीच में आप बात नहीं करिए, बीच में बात नहीं टोकिए, रुक जाइए। शर्मा जी, मैंने आपकी बात को धैर्य से सुना। दूसरी बात आप लेकिन गलत बोल रहे हैं दीपक जी। भाटी साहब, इसका रिफरेंस चाहिए मेरे को। आप ऐसी जब बात बोलेंगे तो गलत बोल रहा हूं तो आप कर दीजिएगा सर। मैं भी 27 साल से राजनीति में हूं। आंदोलन के अंदर गुजर, मैं 27 साल से इस राजनीति में हूं। तो मैं आप मुझे इसका रेफरेंस दीजिए और उन लोगों से माफी मांग लीजिएगा जो भारतीय जनता मैं पार्टी बिल्कुल मांग लूंगा, लेकिन यदि आदि ये घटना का रेफरेंस चाहिए मेरे को। अब मेरी दीपक बात जी, खत्म, मेरा ये आपसे अनुरोध होगा इस बात को आपको इनसे चीज में आप माहिर हैं। खत्म, बात को पूरी हो जाने दीजिए। नहीं, ऐसे कैसे आप झूठ बोलते चले जाओगे? 2-3 आप झूठ बोलते कैसे चले जाओगे भाई? आप दीपक, आप झूठ कैसे बोल दोगे? दीपक जी, मैं देखिए डिबेट में आप मेरे साथ बैठे नहीं है, मैं सबको पूरा मौका देता हूँ। सुनिए प्रतिभाटी जी, जब कोई आरोप लगाइए ना, तारीख बता दीजिए, साल बता दीजिए, जगह बता दीजिए, खत्म, बात मान ली जाएगी आपकी, क्योंकि ये मुझे भी नहीं आता। दीपक जी, मैंने सरकार बता दी, आंदोलन बता दिया, मैंने सरकार बता दी, आंदोलन बता दिया। भारतीय जनता पार्टी का वसुंधरा सरकार में गुजर आंदोलन के अंदर गोलियां चलाई गई, जिसमें टोटल 73 गुजर शहीद हुए, जिसका शहीद दिवस मनाया जाता है हर साल। आपको दीपक जी, मुझे इसका रेफरेंस चाहिए, साथ कहना पड़ रहा है कि आपको ये जानकारी नहीं है। हर साल गुजर दिवस मनाया जाता है। इस बात को लेके जिस तरह के भारतीय जनता पार्टी सरकार ने उनको भूला, आप ये कह रहे हैं कि तारीख बता दीजिए और दिन बता दीजिए। आपने क्या वो घटना हुई नहीं, क्या वो मंजर नहीं देखा? क्या वो हुई नहीं तो आप कैसे बोल रहे हैं? दुख दर्द पे मरहम लगा रहे हैं या नमक छिड़क रहे हैं? और दूसरी बात, दीपक जी बात पूरी हो जाने दीजिए। दीपक जी बात पूरी हो जाने दीजिए। दूसरी बात जो आपने, देखिए शर्मा जी, आप बोल के भाटी साहब ऐसे नहीं भाग सकते। शर्मा जी सुनिए, आरोप लगाए कि समय बताइए, डेट बताइए, ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है भाटी साहब। आप नेशनल चैनल में बैठे हुए आपके सुनिए, मेरी बात पूरी हो जाने के बाद आपके उससे पहले मैं आपको डेट और समय बता दूंगा। आप मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए पहले। दूसरी बात आपने कही, सुनिए, आपके हिसाब से शर्मा जी डिबेट नहीं चलेगा। बात सुनिए, अगर मैं गलत हूं, मैं अगर गलत हूं, सुनिए, दीपक जी अपनी टीम से चेक करिए, पीसीआर टीम से चेक कराइए। दीपक जी अपनी टीम से चेक कराइए कि 73 गुजर नहीं शहीद हुए गुजर आंदोलन में, और वो भाजपा की सरकार के अंदर नहीं। अच्छा भैया बताइए, कोई ऐसा रेफरेंस मिल जाए कि 73 गुर्जरों को गोली मारी गई हो एक साथ, तो प्रतिभाटी जी की बात साबित हो जाएगी। आप अगर निकाल के दे सकते हैं तो मुझे निकाल के दे दीजिए, मैं अपनी रिसर्च टीम को बोल रहा हूँ। निकाल के देंगे, प्रतिभाटी जी बात खत्म कीजिए, मुझे वहां पे भी जाना है। हो सकता है शर्मा जी को ज्ञान ना हो उस बात का, लेकिन आपको दे दिया जाएगी बात, वो आपकी पीसीआर टीम भेजेगी और मैं अलग से विशेष तौर पे शर्मा जी को भेज दूंगा। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण बात है वो खत्म हो जाती है। इन्होंने कहा 3 लोगों की पार्टी, क्या अडवाणी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी की जोड़ी, 2 की जोड़ी, मात्र 2 की, एक साइकिल पे जा सकती है ऐसी जोड़ी, क्या उसका भी आप मजाक उड़ा लें? क्या उसने 42 चुनाव हारे बीजेपी ने। अब वो बीजेपी उस घमंड में चूर है, वो ये लोकतंत्र को लोकतंत्र मानने को तैयार नहीं है। उस तरह का घमंड आप 3% थे मात्र 1951 में, आप 80 में आके 2% हो गए। आप क्या बात करते हैं? दो पार्टी हो गए और नीचे 10% डबल डिजिट तक नहीं पहुंचे। समाजवादी पार्टी जिस दिन से बनी है उत्तर प्रदेश में डबल डिजिट में 18% से ज्यादा का भारतीय जनता। आपके किशोर तिवारी नाराज हो रहे हैं मुझ पे, इंडिया गठबंधन के एक सदस्य नाराज हो रहे हैं। चलिए किशोर तिवारी जी बोलिए, अब आप बोलिए, आपके पास आजादी है, बोलिए। शर्मा जी अगर बीच में बोलेंगे तो बात पूरी नहीं होगी। दीपक जी आपको कोई रेफरेंस ही नहीं पता है। 40 चुनाव हारे कहां से हारे? अगर मैं फैक्चुअली गलत हूं तो आपकी पीसीआर है, चेक करने के लिए। सर मैंने बोला है सर, बात को लेके अगर इतना बड़ा आरोप आपको लगाना था आप खुद कटिंग लेके आ जाते हैं, मैंने नहीं लगाया आरोप। किशोर तिवारी जी अगर आरोप गलत हुआ, मैं अभी आप चेक कराइए ना दीपक जी,
आप किस लिए बैठे? मैं तो कह ही रहा हूँ, आप किस लिए बैठे? चेक कराइए पीसीआर से, अगर गलत है ये बात तो आप अब आप उल्टी गंगा बहा रहे हैं प्रदीप पाटिल जी। ये स्पोक्स पर्सन का काम होता है कि वो अपने फैक्ट्स को वेरीफाई करके आए, फैक्ट्स को चेक करके आए। आप ये हम पे नहीं डाल सकते कि मैं ये आरोप लगा रहा हूँ, चेक करके बताओ ये आरोप ठीक है। बिल्कुल ऐसा नहीं चलता प्रदीप पाटिल जी, उल्टी गंगा मत बहाइए प्लीज। किशोर तिवारी जी बताइए क्या कहेंगे? एक मिनट बाटिल जी, थोड़ा मैं बात कर लेता हूँ। दीपक चौरसिया जी, एक बात थी कि बीजेपी की 2 सीटें थी, उसके बाद वही बीजेपी की सीटें 303 आपकी मेहनत के कारण जीती। आपने खुद ने कहा आप स्वयं सेवक थे, आपके मेहनत के कारण जीती वो पार्टी। अब आप उधर चले गए छोड़ के उद्धव भाई के पास। अरे भाई मेरी बात तो सुना। 14 में मोदी जी को चुना, 19 में चुना, लेकिन लोगों ने चुना, यानी लोगों की बहुत अपेक्षाएं थी, लोगों की अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई और लोग अभी मोदी जी से नाराज चल रहे हैं। उसमें अगर विपक्ष एक हो जाता है तो मोदी जी को 24 में बहुत डिफिकल्ट दिख रहा है। देखिए ना, जिस प्रकार से आपके पूरे प्रसार माध्यमों ने इंडिया पर फोकस किया था, तो मोदी जी ने तुरंत वो सत्र बुला लिया, फिर उन्होंने एक ही दिन में ये एक देश एक चुनाव की बात निकाल दी। ये सब डाइवर्शन है। मोदी जी प्रमुख बातों पर जो उन्होंने कहा है, जिसपे वो क्लेम करते हैं, वो अचीव हुए या नहीं हुए उसके बारे में वो भी आश्वस्त नहीं है। लेकिन मैं कहूंगा इंडिया अलायंस आर्थिक नीतियों पे जब तक स्पष्टता नहीं लाएगी, भारत की जनता उन्हें भी वोट नहीं देगी। मोदी जी को हराने के लिए एक प्रबल आर्थिक कार्यक्रम देने की देश को जरूरत है, जो भारत के वंचितों का, किसानों का, दलितों का, आदिवासियों का और गांव में रहने वाले लोगों के एस्पिरेशन को पूरा करे। ऐसा मैं कभी नहीं कबूल करूंगा। मतलब ये लेन देन करके होगा, मोहब्बत की दुकान में लेन देन करके, ये कह रहे हैं किशोर जी? नहीं, मिनिमम कॉमन प्रोग्राम में ये सब चीजें आनी चाहिए। किसानों की विषय है, ग्रामीण जनता के विषय है, बेरोजगारी का विषय है, महंगाई कम करने का, स्वास्थ्य और शिक्षा का विषय है। इस पे तो बात होनी चाहिए ना। अगर ये बातें अगर तुम नहीं इस पर फोकस करते तो मोदी जी की आलोचना करने का अधिकार भी हमें नहीं रहता। हमने पर्याय देने की नहीं सर, आलोचना करिए सर, लोकतंत्र तो आलोचना से ही चलता है। हमारे तो कहा किसी ने निंदक नहीं रहा कि आंगन कुटी छपाए, बिन पानी बिन साबुन निर्मल करे सुबह। नहीं, अब मैं के शर्मा सर का ठग बंधन नहीं बोलूंगा, कमेडिया नहीं बोलूंगा। देखिए ना, उनकी बॉडी लैंग्वेज ही, शर्मा जी इतने प्रगल्भ नेता थे, इतने संयमी नेता थे, लेकिन संगत से पूरे बिगड़ गए। दीपक जी जरा शर्मा जी को दिखा दीजिए। हाँ दिखा दीजिए, प्रदीप पाटिल जी दिखा दीजिए, क्या खबर है पढ़ दीजिए प्लीज, और पब्लिकेशन का नाम मत लीजिएगा। मैं पढ़ के सुना दूं? नहीं, उनको नहीं मालूम है। 2016 में जो हुआ वो पढ़ के सुना देता हूं मैं। गुर्जर समाज के आज के 23 मई को भूला जाना मुश्किल होगा। ये यादगार दिवस 2008 के बाद गुर्जर आंदोलन हर साल मनाता है, जिसमें 73 गुर्जरों को शहीद हुए हैं। बड़ा शर्म के साथ कहना पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी को ये हिंदू नजर नहीं आता, बहुजन हिंदू नहीं है। प्रदीप पाटिल जी आप थोड़ा हिंदू नहीं है, आप किसी राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता हैं सर, जिम्मेदारी उठा रहे हैं। ये गुर्जर अपने हिसाब से मनाते हैं सर। 73 लोगों को एक साथ गोली कभी नहीं मारी गई, जहां तक मेरी याददाश्त जाती है। साहब 71 लोगों को एक साथ गोली मारने की बात नहीं है। ये आंदोलन के अंदर 73 लोग शहीद हुए, उनको विज्ञापन मत पढ़ा भैया, न्यूज चाहिए, विज्ञापन मत पढ़ाइए। हॉस्पिटल में ये विज्ञापन सोशल मीडिया का विज्ञापन। एक मिनट लो, मैं साफ कर देता हूं आपको। 2006 से 2018 तक जितने भी गुर्जर आंदोलन हुए, एक मिनट प्रदीप पाटिल जी, एक दिन कभी नहीं हुआ। 2006 से 2018 तक 6 गुर्जर आंदोलन हुए और उन 6 गुर्जर आंदोलन का एक कलेक्टिव फिगर है 73 लोगों का। एक रैली के अंदर, वो भी कितना सच है मुझे नहीं पता, एक रैली के अंदर 73 लोगों के साथ गोली मार दी गई है। ये आपका इंप्रेशन था प्रदीप पाटिल? नहीं मारी गई, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? सर मैं जानता ही नहीं, आपका दावा है, आप देखें। ये नहीं हुआ कि एक जगह से 73 गुर्जरों को गोली मार दी गई। के शर्मा जी, कंक्लूडिंग कमेंट आपका। प्रदीप पाटिल जी देखिए, मैं दीपक जी यही बात आपसे कह रहा था, यही बात मैं कह रहा था। उनको अपनी बात कह लेने दीजिए। प्रदीप पाटिल जी कहिए। उस आंदोलन में नहीं शहीद हुए
अरे 2006 से 2018 तक मेरे भाई, कितने साल होते हैं 2006 से 2018 तक? 2018 क्या बात कर रहे हैं आप दीपक जी, आपको बिल्कुल जानकारी नहीं है। 2018 तक गुर्जर आंदोलन चला राजस्थान में, क्या बात कर रहे हैं आप? आपको बिल्कुल की जानकारी नहीं है इस बारे में। मैं अल्पज्ञानी हूं सर, मुझे ज्यादा बात कर रहे हैं आप जानकारी मेरी नहीं है सर। मैं माफी मांगता हूं दर्शकों से अगर मैं गलत हूं। जी न्यूज़।